नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं मंजरी जी। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जी, मंजरी जी, कुछ रस्में होती हैं, एक रूपक आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे हमारे संस्कार हैं, जो संस्कारित हमारी लड़कियाँ होती हैं, तो जब उनकी विदाई होती है मायके से ससुराल की तरफ, तो अगर रुलाई नहीं भी आती है, तो वो विदाई के समय रोती हैं। और मैं उन भावनाओं का कोई अनादर नहीं कर रहा हूँ, आती भी है, जिस घर में इतनी पोसी होती हैं, तो जाती हैं तो होता है, यानी विदाई के बाद जो है रुलाई आ जाती है। कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं, जो विदाई से पहले ही रोती हैं। भारत का विपक्ष जो है, वो पहले क्या होता था, राहुल गांधी के शानदार नेतृत्व में जब-जब जहाँ चुनाव हार जाता था, तो उसके बाद हाय ईवीएम और ईवीएम के नाम का रोना रोता था। यानी जनमत से जब उसकी विदाई हो जाती थी, जब वो हार जाते थे। पैटर्न बदल दिया है राहुल गांधी ने और पूरे विपक्ष ने। बिहार चुनाव आपके सामने है और इससे पहले कि उनकी जनपद से विदाई हो, ये वो बच्चियां हो गई हैं जो विदाई से पहले ही, हमारे यहाँ भोजपुरी में कहते हैं भौकार पार पार के रोना, यानी चिल्ला चिल्ला के रोना, अहस अहस के रोना। बिहार इलेक्शन से पहले ही महाराष्ट्र इलेक्शन का रोना रोया जा रहा है कि हमको इलेक्शन कमीशन ने हरा दिया महाराष्ट्र, और इसी तरह वो हमको बिहार हरा देगा। ये विदाई से पहले वाली रुलाई है। वक्फ का भी तड़का देने का कोशिश हो रही है, शहाबुद्दीन जिंदाबाद भी हो रहा है, कलमा भी पढ़ा जा रहा है, हर तरह का मामला किया जा रहा है, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि हम तो हार गए क्योंकि इलेक्शन कमीशन हमको हरा दिया। तो ये विदाई से पहले वाली रोने की नई अदा क्या है? ये वो है, देखिए 2014 में ये अदा इन लोगों ने सीख ली थी। 14 का बँटवारा हुआ था, तिल और ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी ना, एकदम से मंजरी दी, 123। मंजरी दी, हाँ, मंजरी दी, सॉरी, आप जहां से शुरू हुई वहीं से शुरू हो जाइएगा। मैंने गलती से मुझसे आपका म्यूट बटन दब गया था। आप बस वहीं से शुरू हो जाइए, मैं एडिट कर लूंगा। देखिए विदाई का रोना इसकी भूमिका 2014 में रखती थी, जब मोदी जी ने मुस्लिम वोट्स को इर्रेलेवेंट साबित कर दिया था। अब जितना भारतीय विपक्ष है, उसकी जो वो कहना चाहिए खजाने की चाबी है, वो तो मुस्लिम वोट बैंक से निकलती है। आप क्या देखिए, इनका सेट पैटर्न था, हिंदुओं को गुमराह करो, या तो नोटा दबाएंगे या हमें वोट देंगे, और बाकी जो 60% हिंदू है, वोट ही नहीं देने जाएगा। एक बार ये कश्मीर का इलेक्शन जब फारूक अब्दुल्ला 90 में जीते थे, तो 6% वोट से इलेक्शन जीते थे। मतलब ये इनके इन प्रकार है ना, कोई गलती से वोट देने चला गया हो, तो उन गिने चुने वो कहते हैं ना चिंदी के वोटों से जो है ये जीत गए थे। ये पॉलिसी आज तक थी। मोदी आए, उन्होंने एक मजबूत नेतृत्व दिया, और तब से जो है एक उनको समझ में आ गया, मुस्लिम वोट बैंक छोड़ेंगे, तो जो रहे सहे 20% वोट है ना, वो भी निकल जाएंगे। पर हिंदू वोट हमारे सहारे हमें मिल नहीं सकते। धोती पहन ली, हवन कर लिया, माला डाल ली, मंदिर-मंदिर हो आए, वहाँ पे धोती खुल भी गई, सारे कर लिए, सर के ऊपर कलश रख लिया, गंगा स्नान कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, हिंदू वोट उधर नहीं जा। मुस्लिम छोड़ नहीं सकते, हिंदू पा नहीं सकते, तो अब क्या करेंगे? रोना-धोना, जो शुरू हो गया। भई वोट आपको मिलने वाले नहीं। अच्छा, दूसरी बुरी चीज़ क्या है? आधार अब जो है एक डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके थ्रू आप वोट डाल सकें, वो हट गया। तो जो इतने सालों से इतने लाखों करोड़ों खर्च कर के इतना सारा आधार कार्ड बनवाया था, वो बेकार हो गया। ठीक? दूसरा जो है, इलेक्शन कमीशन ने सारा सब कुछ कर लिया, आपने ईवीएम की इज़्ज़त को जो है इंटरनेशनली धो लिया, लेकिन वो बदस्तूर है, आप बैलेट बॉक्स से चुनाव करा नहीं सकते। ईवीएम चलती रहेगी। बिहार के चुनाव में आप देखिए विपक्ष के पास मुद्दा क्या है? अगर लालू यादव जाएँ, किस बात पे वोट माँगेंगे? कि हम फिर से टाटा का शोरूम लूटेंगे? बिटिया की शादी पे या भांजी की बर्थडे पे? इस बात पे नहीं मिल सकता। कोई इनके पास मुद्दा नहीं, कोई इनके पास भविष्य का काम नहीं, कोई इनके पास वोट बैंक नहीं। एंटी इंडिया वोट्स जितने इनको मिल सकते हैं कि ठीक है, अगर लालू का ये राज आ गया, तो जंगल राज आ जाएगा। इस पे इनकी कितनी वोटिंग हो जाएगी?
तो इनको मालूम है ये इलेक्शन हार रहे हैं, तो बाद में क्यों रोए? अभी से रो लें। अब इसका वो कह रहे हैं कि आपने जो है बांग्लादेशी भगा दिए, तो पहली एंटी इंडिया एक्टिविटी तो ये हो गई कि आप बांग्लादेशियों घुसपैठियों के साथ हैं। दूसरी चीज़, जब कर्नाटक के इलेक्शन में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जो है काफी सारे कार्ड्स चेंज कराए थे और जो अ, जिसे आधार कहते हैं आधार नलीफाई करा दिए। कर्नाटक तो अब तक भी जीत गए थे, अपने कन्नड़ भाषा के ऊपर जो है सबको लपेटे में लिया और आप इलेक्शन जीत गए। ठीक है, बात वो अलग है कि अब कर्नाटक एक बीमार राज्य है जो एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, बट इलेक्शन आप जीत गए थे ना। तो अभी आप क्या बिहारी बहारी क्या निकालेंगे आखिर? जब मुद्दा ना हो, वोटर ना हो, तो फिर स्यापा तो बनता ही है और उसमें विपक्ष माहिर है और मीडिया उन्हीं का है, इसलिए बहसें भी हो रही हैं। लेकिन हाँ, ये एक नया है कि खेल शुरू होने से पहले आपने रेफरी को जो है कटघरे में खड़ा कर दिया कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, इसका मतलब है लालू यादव जीतेंगे और अगर लालू हार गए तो इलेक्शन रिग्ड थे। ठीक, ये भी सही। ठीक। ईवीएम का रोना अब पहले से रोया जा रहा है। हालांकि ईवीएम के नाम पर रुराई में थोड़ी कमी आई है, इसलिए अब इलेक्शन कमीशन को ही उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा दो। अच्छा, एक चीज और, इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने महाराष्ट्र इलेक्शन, बीच में वो लेखक बन गए थे, उन्होंने आर्टिकल लिखा। आर्टिकल तो उनकी मम्मी भी लिख रही हैं, दीदी का कोई आर्टिकल आया मुझे नहीं पता। ये सारे लोग लेखक हो रहे हैं। मैं तो गुजारिश करूंगा मोदी सरकार से कि इनको ज्ञानपीठ वगैरह दे दो भैया, साहित्य अकेडमी का अवार्ड वगैरह दे दो। हैं? महाराष्ट्र का इलेक्शन राहुल गांधी को हारना क्यों नहीं पच रहा, एक चीज। और दूसरा, ये जो दो भाई महाराष्ट्र में मिले हैं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, और मराठी वर्सेस हिंदी करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी बिहारी जनता को वहां पर पीटा जा रहा है, हिंदी भाषी को बेइज्जत किया जा रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, शिवसेना का इतिहास रहा है कि उसने बिहारियों को पकड़ पकड़ के बल भर कूटा है। और महाराष्ट्र इलेक्शन में रेगिंग हुई है, ये कह के राहुल गांधी और तेजस्वी जो है यहाँ बिहार में कूद रहे हैं। दूसरी तरफ इंडी अलायंस का उनके वही उद्धव ठाकरे, जिनके साथ अब टॉप अप हो गया है राज ठाकरे। तो ये कंट्राडिक्शन, ये कैसा है? बिहार के बिहारी पीट रहे हैं महाराष्ट्र में, उस पर तो कुछ नहीं बोलते। सवाल ये है कि केवल मोदी से लड़ने के लिए इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस जैसी कोई भिंडी अब है भी कि नहीं है? बिहार इलेक्शन के समय इंडिया अलायंस तो दिखाई नहीं दे रहा। अगर है भी कोई इंडिया अलायंस, तो भैया फिर महाराष्ट्र में बिहारियों क्यों पीट रहे हैं तुम्हारे उद्धव राज ठाकरे, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? महाराष्ट्र इलेक्शन की हार तुमको पच नहीं रही है, ये क्या चक्कर है? कंफ्यूज हैं राहुल गांधी और उनकी पूरी मंडली। कंफ्यूजन तो बहुत तगड़ा है। देखिए, विकास आपके एजेंडे पे नहीं है क्योंकि भारत तरक्की कर गया तो फिर आपके आकाओं को पसंद नहीं आएगा। और विकास के अलावा जो कुछ हो सकता है, भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये सब इनके उसमें है। अब बिहार थोड़ा-सा जातिवादी समाज है, वहाँ पर जाति को वरीयता दी जाती है और ये शिक्षा जो है लालू वगैरह मैनेज करके, दे करके सत्ता में आए हैं। ऐसा कोई हिंदू धर्म का नहीं है क्योंकि एक मंदिर, एक शमशान सब एक ही जैसा है, तो वहाँ हमारे यहाँ ग्रेडेशन है क्योंकि छोटे-बड़े का आप बात मानोगे, लेकिन सॉरी, जातिवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। अब सवाल ये होता है कि उन्होंने उठाओ लुंगी बजाओ पूंगी, ये तमिलनाडु के लिए भी दिया था, महाराष्ट्र से ही आया था। तो महाराष्ट्र में बीच में बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी भाषावाद पे। लेकिन जब आपको याद होगा कसाब आया था, तो कुछ एक यादव साहब थे, वो उन्होंने जो है सीएसटी की अ, रक्षा की थी। उसके बाद से ये हो गया कि भई अब इनको भी भगा दोगे क्या? ऑफ लेटली ये भी आ गया कि ये जो ठाकरे सरनेम है, ये नॉर्थ इंडियन है। ये एक्चुअली मराठी सरनेम नहीं है। ठीक है? तो इस हिसाब से नारायण राणे वहाँ पर जीत जाते हैं। तो सेकेंडली अभी क्या है, अभी लोग जितने भी गुंडे शिवसेना सेना के हैं, 2-4 लोगों को भई आपने क्या किया? आपने शिवसेना को हफ्ता वसूली पार्टी बना के रख दी है। जिसको बाला साहब एक नेशनल स्टेज पे ले गए थे, एक इज़्ज़त दी थी, एक हिंदुत्व का उसको झंडा बरदार बनाया था, उसको आप एक टुटपुंजिया हफ्ता वसूली गैंग बना चुके हैं। अब दोनों भाई एक वो कहते हैं ना 2 लड़के दोनों कड़के, वही वाला हाल है। मिल गए 2 लड़के, इससे पहले भी अखिलेश और राहुल मिले थे। क्या कमाल किया था? कुछ नहीं। अभी ये दोनों
चचा जाट भाई कहना चाहिए, क्योंकि आजकल तो दाढ़ी वाड़ी का जमाना उनका चल रहा है। तो ये दोनों मिल गए, क्या कर लेंगे? विजन नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए, मोदी ने सबसे बड़ा परिवर्तन जो भारतीय राजनीति में किया है, वो विकास की राजनीति है। तो जिसके पास भविष्य को डेवलप करने का, भारत को आगे ले जाने का रोड मैप नहीं है, वो अब इस राजनीति में नहीं चलेगा। तो आप इलेक्शन से 2 महीने पहले रोना शुरू करें या 10 महीने, ये आपकी चॉइस है, लेकिन इलेक्शन जीतना आपके लिए भारी पड़ जाएगा। धीरे-धीरे देखिए, हर चीज़ अपनी शीन लेकर के खो देती है। इस बार कर्नाटक में आपने भाषा के ऊपर इलेक्शन जीत लिया, अगली बार भी जीत लेंगे क्या? नहीं जीतेंगे ना। आपने जितना भी बुरा कर दिया, कर्नाटक की जनता आपको वोट नहीं देगी। तो अब इनका जातिवाद का मुद्दा हो, भाषावाद का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे जो ये लेके आ रहे थे, एक-एक करके दम तोड़ रहे हैं। क्योंकि अब जब कहा जाता है, तमिलनाडु ने भी तमिल के ऊपर कोशिश की थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिजेक्ट किया था। तो मोदी जी ने कह दिया, सिग्नेचर तो इंग्लिश में कर दो, कहाँ की तमिल भाषा। यही चीज़ कन्नड़ में भी लागू होती है। तो आपके जितने भी मुद्दे हैं, उसका तोड़ उस बंदे के पास है। लेकिन उसकी जो विकास की राजनीति, उसका कोई तोड़ आपके पास नहीं है। और उस विकास की राजनीति में थोड़ा-सा हिंदुत्व, सनातन, क्योंकि मेजॉरिटी सनातनी है। भई लोकतंत्र मतलब मेजॉरिटेरियन है। अब आप मेजॉरिटेरियन से नफ़रत करेंगे और सोचें कि आप चुनाव जीत लें। 80% जनता को लात मार करके आप चुनाव जीतने की सोच रहे हैं। मूर्खता तो यहीं से शुरू होती है। जाइए, खूब सारी ईद आप आज से लेकर के दिसंबर तक मना लीजिए, चुनाव तब भी नहीं जीतेंगे। अच्छा, आपकी नौटंकी कोई 1 दिन से तो देखी नहीं, 20-30 साल से देख रहे हैं, तो लोग भी उनको भी मालूम है किस तरह का राज्य आएगा। तो अब अगर आप हवन करने बैठ जाएँ तो हमें नहीं बचेगा, राइट? तो जितने भी इन्होंने इनके मुद्दे थे, वो तो हम फेल कर चुके हैं। हम्म। ठीक है, टाइमली रोइए और कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने अलायंसेस, इंडिया अलायंस बना लीजिए, चाचा-भतीजा अलायंस बना लीजिए और कोई भी अलायंस बना लीजिए। जब तक आपके पास एक ऐसा मुद्दा ना हो, जो जनता को पसंद आ जाए। बिहार में भाषा का कोई चक्कर नहीं है। तो अब ठीक। आपको ये बताना है, अभी बंगाल में जो ये लॉ कॉलेज रेप केस हुआ, उससे बिहार को क्या शिक्षा मिली? बेटी-बेटी होती है, फिर वो चाहे कुम्हार की हो या ब्राह्मण की हो या बनिए की हो या किसी की हो। बेटी-बेटी होती है, जिसकी बेटी पे अटैक होता है उसको पता है। सब अपने बच्चे पहले ही बिहार से इस कारण बाहर भेज रहे हैं। बंगाल भी जो है अपने बच्चे बाहर पढ़ने भेज रहा है। कर लो, कितने दिन कर लोगे? इस तरह की ये जो आज तक जो परिपाटी थी, अ, ये कह लीजिए फ़ॉर्मूले पे इलेक्शन जीते जाते थे, वो सारे वो फ़ॉर्मूले अब फ़ेल हो चुके हैं। मोदी का फ़ॉर्मूला चल रहा है, इसका तोड़ो, तो आपको मोदी से कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा कि भारत की तरक्की कैसे हो, हिंदुत्व का विकास कैसे हो। ये 2 मुद्दे विपक्ष अपनाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए रोना-रोने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई काम नहीं है। ये भी बात सही है और अभी-अभी मुहर्रम बीता है, आपने कहा कि ईद मना लो, फिलहाल तो मुहर्रम मनाया है अभी-अभी और इनका तो मुहर्रम सालाना जो है वो साल के 365 दिन 2014 से शुरू है, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है। अब एक चीज़ और देखिए, इनकी स्थिति कितनी दयनीय हो गई है, उसी बिहार में मुहर्रम के जुलूस में यादव नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, लेकिन तेजस्वी यादव, लालू यादव के पूरे कुनबे, पूरी पार्टी इंक्लूडिंग राहुल गांधी सबके मुंह पे ताले हैं, बल्कि शहाबुद्दीन जिंदाबाद इसके नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये शर्मनाक स्थिति है। मंजरी जी, मैं आज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अगले कुछ समय के लिए आप नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करिए, कड़ी आलोचना करिए, कड़ी निंदा करिए और हम आपके साथ मिलके अगले कुछ मिनट नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करना चाहते हैं। देखिए साहब, विपक्ष के साथ ऐसा मत करिए। इतना उनको मुद्दा विहीन कर दिया, उनको वोट विहीन कर दिया, उनको क्रेडिट विहीन कर दिया। साहब, मुझे लगता है कि ये सारी गलती आज जो राहुल गांधी जिस मानसिक अवस्था में पहुंच चुके हैं, आज जो कांग्रेसी इकोसिस्टम जिस मानसिक अवस्था में पहुंच चुका है, आज जिस तरीके से कांग्रेसी प्रवक्ता टीवी चैनलों पर आके आएं-बाएं साएं हो जाते हैं, आज लालू यादव, तेजस्वी यादव, यहाँ तक कि मुलायम जी के सुपुत्र अखिलेश यादव और स्टालिन, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, ये पूरे लोगों को देखिए ना, इनका दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, ज़बान कहीं और है।
मैं कड़ी निंदा करता हूं नरेंद्र मोदी जी की कि उन्होंने विपक्ष की ये हालत कर दी है। देखिए, इसमें एक ही चीज़ कह सकते हैं, मोदी अब बड़ा बेरहम है। इसमें हमको बड़ा खुशी मिल रही है, क्योंकि इन लोगों ने देश, प्रदेश, समाज को हॉस्टेज रखा हुआ था। अपनी राजनीति के लिए ये किसी भी लिमिट तक गिरने के लिए तैयार थे। आज मोदी जी की जो राजनीति है, उसके कारण जनता चैन की सांस ले रही है। और आप देखिए, जो एक जिसको ये कहते थे अमीर और गरीब का फासला, वो कम होता जा रहा है। गरीबी की रेखा से लोग निकल करके मतलब एक ओके क्लास में आ रहे हैं। पहले केवल नेताओं के घर बनते थे, आज एक गरीब के घर बन रहे हैं। टैक्स आप तब भी दे रहे हैं, लेकिन आज मेरा टैक्स किसी गरीब की झोपड़ी को पक्का मकान में, अब वो बरसात में, ठंड में उसके बच्चे मरेंगे नहीं। तो ये जो आज तक हमारे लिए जनसंख्या बोझ थी, मोदी जी की राजनीति के कारण ये जनसंख्या हमारे लिए एक एसेट हो गई है। तो आपने भारत को जो मजबूती प्रदान की है, उसके लिए मेरा टैक्स बनता है। तो आप समझिए, मोदी की बुराई मैं कैसे करूं? मतलब कहते नहीं, हैं ना, रोम रोम कर्जदार है उसका। आप मुझे निराश कर रही हैं। मतलब मुझे आप लगता है इस कि मामले इसकी में भी एक हमेशा राष्ट्रीय निराश होंगे। मैं मोदी जी की मुझे बुराई लगता है कि कर ही नहीं सकती। निश्चित तौर पर। और यहीं दर्शकों, ये बात सामने आती है कि अगर राष्ट्र प्रथम की राजनीति कोई करने लगे, तो उस पर आप अगर राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी करा दें कि आओ मोदी की 10 कड़ी निंदाएं करें, तो वो 10 कड़ी निंदाओं की लिस्ट पूरी नहीं होती। और आपने जो कहा ना कि गरीबी रेखा से लोग बाहर निकल रहे हैं मोदी के राज में 2014 से लेके अब तक, लेकिन विपक्ष जो है वो गरीबी की रेखा से और नीचे और नीचे और नीचे चलता जा रहा है। अकूत वो खजाना पैसे है की गरीबी विपक्ष के भले ना हो, पास। मानसिक गरीबी। अकूत खजाना है विपक्ष के पास, अगली 16 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। इस लिमिट तक लूटा है, इसलिए नहीं, वो मैंने पैसे गरीब हो वाली जाएं। गरीबी नहीं कहा। मैंने पैसे वाली गरीबी नहीं कहा, मैंने वोटों की गरीबी। मानसिक दिवालियापन तो खैर चचा लेडू से शुरू हुआ था, आज तक चल रहा है। उसकी बात नहीं करते, वहां तो विपक्ष शुरू से गरीब था। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, दादी ने कहा था कि गरीबी हटाओ, लेकिन अब जो मानसिक और अब वोटों की गरीबी विपक्ष को आ चुकी है, वो गरीबी कब हटेगी उसके लिए तो आपको खुद खड़ा होना होगा। और इस तरह की नकारात्मक राजनीति करके, जातियों में राजनीति बांटने की करके और शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगा के वक्त का जिन्न फिर से बाहर खड़ा करके आप नरेंद्र मोदी से न जीत पाओगे, तुमसे ना हो पाएगा। मंजरी जी, आपने आज समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और मंजरी जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।